हेलो एवरीवन, फिर से मैं आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यू ड्रामा लेकर आई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड इमोशनल भी, जो कि आप लोग को बहुत पसंद आएगी। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ कर दो। तो ड्रामा की शुरुआत में हम देखते हैं 2047 ईयर चल रहा होता है और हम हमारे मेल लीड वैन को देखते हैं जो कि हाथों में लेटर्स लिए हुए हमारी फीमेल लीड को याद कर रहा होता है, जो कि उसे इमेजिनेशन में दिखने लग जाती है। वो उसे देखकर ही बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो उसे कह रही होती है कि 10 साल हो गए लेकिन देखो तुम अभी तक मुझे भूल नहीं पाए हो, और मैंने जो 10 लेटर तुम्हारे लिए लिख कर गई थी तुम वही पढ़ रहे हो ना, लेकिन देखो 11वां लेटर तो है ही नहीं, तो अब बस ये सब भूल जाओ। और फिर वो उसका फ्लावर लेती है और फिर वो गायब हो जाती है। फिर वैन की इमेजिनेशन ख़त्म होती है और वो शाओ से मिलने के लिए उसकी ग्रेव पर गया होता है। और फिर इसी के साथ ही स्टोरी 21 साल पीछे के फ्लैशबैक में चली जाती है, यानी 2026 में। हम देखते हैं कि यहाँ पर वैन अपनी पेशेंट से मिलने गया होता है और नर्स इस बारे में शाओ यानी कि हमारी फीमेल एड को बताने लगती है कि ये प्रोफेसर वैन है, ये हमारे हॉस्पिटल के सबसे जेंटल डॉक्टर है और आपका ट्रीटमेंट प्लान यही बनाने वाले। तो शाओ बस वैन को देखकर अपने बाल ठीक कर रही होती है और वो उसे उसके नाम से बुलाती है। फिर हमें इन लोग के हाई स्कूल टाइम का फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पर शाओ वैन को पूरी क्लास के सामने उसका मजाक उड़ाते हुए उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है और उसे बताती है कि वो तो बस उसके साथ खेल रही थी और अब वो अब्रॉड में स्टडी करने के लिए जा रही है। तो वैन तो उस वक्त रोने लग जाता है और शाओ वहाँ से जाते हुए पैसे भी उड़ाते हुए जाती है कि उसने जो हार्डवर्क किया था उसकी फ़ी है ये। इस तरीके से वो उसकी बेइज्जती करके चली गई थी। अब इसी के साथ ही फ्लैशबैक खत्म होता है और शाओ वैन को देखकर यही याद कर रही होती है। फिर नर्स उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ के यहाँ पर वैन को सुना रही होती है कि 10 साल पहले उसकी बीमारी के बारे में पता चला था और वो और भी डिटेल बताने लगती है। तो वैन कहता है कि रहने दो, मुझे ये सब पता है। तो फिर नर्स पूछती है कि डॉक्टर वैन क्या आप इस पेशेंट को जानते हैं? तो वैन कहता है कि नहीं, मैं इसे नहीं जानता, बस मैंने इसके अब्रॉड के ट्रीटमेंट रिकॉर्ड देखा हूँ इसलिए मुझे पता है। फिर इतने में नर्स यहाँ पर शाओ को बताने लगती है कि IV ड्रिप का टाइम हो गया है। तो फिर यहाँ पर शाओ जल्दी से अपने हाथ छुपा रही होती है और वैन इस बारे में फिर याद कर रहा होता है कि कैसे वो स्कूल टाइम से इंजेक्शन से कितना ज़्यादा डरा करती थी। और तभी वहाँ पर वैन पहुँच गया था और डॉक्टर ने उसे बुलाई थी कि वो आकर हेल्प करे शाओ को पकड़ने में ताकि उसे इंजेक्शन लगा सके। तो शाओ ने वैन को मना करी थी कि देखो तुम डॉक्टर के साथ मिलकर एविल काम मत करो। तो शाओ ने उसकी आंखें बंद कर दिया था ताकि वो बिना डरे इंजेक्शन ले सके। और यहाँ पर भी शाओ ऐसी सोच रही होती है कि वैन ऐसी कुछ करेगा। फिर यहाँ पर शाओ को खुद ही हिम्मत आ जाती है और वो नर्स को अपना हाथ दे देती है, पर काफ़ी टाइम लग रहा होता है क्योंकि नर्स उसकी नर्स ठीक से ढूंढ नहीं पा रही होती है। तो वैन कहता है कि तुम रहने दो, मैं ही करता हूँ। तो वैन जब यहाँ पर शाओ का ब्लड निकालता है तो उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता और वो इस बारे में नर्स से कहने लगती है कि उसे बिल्कुल भी दर्द फील क्यों नहीं हुआ। तो फिर नर्स उसे बताती है कि डॉक्टर वैन हमारे हॉस्पिटल के सबसे बेस्ट डॉक्टर है। फिर वैन यहाँ पर शाओ का ट्रीटमेंट प्लान के बारे में बताने लगता है कि कौन कौन सी उसकी चीज़ें कब होगी और फिर वो दूसरे पेशेंट्स को भी जाके देख रहा होता है। तो शाओ यहाँ पर बस उसे जाते हुए देखती है और सोचती है कि उसने मुझे इस हालत में पहचाना नहीं है। फिर तभी इतने में शाओ की फ्रेंड यहाँ उससे मिलने आई होती है और वो तभी जाते हुए वैन को देख लेती है और इस बारे में शाओ से पूछती है कि मैंने अभी जिसे जाते हुए देखी वो सच में वैन था ना। तो शाओ उसका मुंह बंद करने लगती है और कहती है कि ज़्यादा ज़ोर से मत बोलो, हाँ वो वैन ही था। और शाओ ये भी बताती है कि उसने शायद मुझे पहचाना ही नहीं और या फिर वो मुझे ना पहचानने का नाटक कर रहा था, लेकिन मैं समझ सकती हूँ मैंने उसके साथ जो गलत करी हूँ तो वो तो यही करेगा ना। उस टाइम पर मैं बहुत ही यंग थी तो मुझे रिलेशनशिप हैंडल करना नहीं पता था और मैं उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं बनना चाहती थी। तो सूजी कहती है कि फिर अब तुम क्या सोचती हो? तो शाह कहती है कि अब तो मैं उसे सेड्यूस करके कैसे भी करके अपना बनाने वाली हूँ। अगर मैं ठीक नहीं भी हुई ना तो भी मैं उसे अपने पास रख के रहूँगी। देखो ना, मैं 28 ईयर्स की हो गई हूँ और मेरी लाइफ में कोई लव नहीं है। सच में कितना रिग्रेट हो रहा है। तो शाओ के साथ फिर सूजी भी हंस रही होती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शाओ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद सूजी के साथ घर पे आ जाती है। तो उसकी फ्रेंड उसे पूछ रही होती है कि तुम श्योर हो ना कि तुम अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके घर पे रह सकती हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो शाओ कहती है कि डॉक्टर ने कहा है कि केमोथेरेपी सेशंस के बीच में मैं घर जा सकती हूँ क्योंकि हॉस्पिटल में रहना वैसे भी स्ट्रेसफुल होगा। सूजी कहती है कि वैसे मुझे लगता है कि वैन सीक्रेटली तुम्हारी सारी कंडीशन के ऊपर नज़र रख रहा था। शाओ कहती है कि मुझे नहीं लगता, वैसे भी मैंने नर्स से सुनी थी कि वैन की शादी होने वाली है। फिर सूजी शाओ को उसके घर पे छोड़ने के बाद अपना काम से चली जाती है और फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद कोई डोरबेल बजाता है। तो शाओ सोचती है कि कौन आया होगा। वो जैसे ही डोर खोलती है तो यहाँ पर उसके सारे स्कूल के क्लासमेट उसे सरप्राइज़ दे रहे होते हैं।
वो जल्दी से उन्हें देखकर दरवाज़ा बंद कर लेती है और अपने सर पे हाथ रखती है कि उसने तो वीक पहनी नहीं थी। फिर वो जल्दी से वीक पहनकर वापस से दरवाज़ा खोलती है और क्लास मॉनिटर और सारे क्लासमेट्स को वेलकम करती है और पूछती है कि वो लोग अचानक से यहाँ पर। तो सभी उससे बताते हैं कि उन लोगों ने उसके लिए स्नैक्स भी लेकर आए। फिर वो उन्हें जल्दी से अंदर आने के लिए बोल देती है और सभी फिर उससे पूछ रहे होते हैं कि तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि तुम बीमार थी। तो शाह कहती है कि मैं तुम सभी को ट्रबल नहीं करना चाहती थी और वैसे भी हॉस्पिटल कोई अच्छी जगह थोड़ी ना होती आने के लिए। फिर उसका एक क्लासमेट बताने लगता है कि वो लोग को उसके बारे में वैन से पता लगा जब वो लोग हॉस्पिटल गए थे। तो फिर उसका एड्रेस पता करके वो लोग यहाँ पर उससे मिलने आ गए और फिर वैन भी यहाँ शाह के घर के अंदर आता है। तो वो और शाह बस एक दूसरे को देखते रह जाते हैं और फिर शाह सोचती है कि यानी उसने मुझे बहुत पहले ही पहचान लिया था। फिर वैन का एक क्लासमेट उसे वेजिटेबल तोड़ने का काम दे देता है। तो वैन फिर यहाँ शाह के सामने बैठकर अपना काम शुरू करता है और शाह मास्क पहनने जा रही होती है। तो फिर वो कहता है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी पहचान ही चुका हूँ, तो तुम अब क्यों छुपा रही हो। तो कहती है कि जब तुमने मुझे पहले पहचान लिए थे तो हॉस्पिटल में हेलो क्यों नहीं बोले। तो वैन कहता है कि क्योंकि ज़रूरत ही नहीं थी। तभी शाह को एक क्लासमेट आवाज़ देता है कोई चीज़ लाने के लिए। तो शाह फिर कैबिनेट खोलने जाती है पर वो खोल ही नहीं रहा होता है। तो वो वैन से कहने लगती है कि देखो अब ये खोल नहीं रहा है, फिर हम दोनों क्या करेंगे। वैन कहता है कि तुमने क्या बोली। तो शाह जल्दी से बात पलटती है कि असल में मेरे कैंसर सेल इधर से उधर होते ना तो मैं इरिटेट हो जाती हूँ, तो मेरी बकवास बात के बारे में ज़्यादा मत सोचो। और फिर वो कैबिनेट को पैर से किक करती है तो ऊपर से एक फ़ोटो फ्रेम उसके ऊपर गिरने वाला होता है पर जल्दी से वैन शाह को उससे चोट लगने से बचा लेता है। असल में उस फोटो फ्रेम में इन दोनों की पुरानी फ़ोटो होती है जिसे देखकर शाह जल्दी से उसे फ्रेम लेकर कैबिनेट के अंदर छुपा देती है और उसे बताती है कि मैं इसे फेंकना भूल गई थी। फिर इसके बाद सारे क्लासमेट यहाँ लंच करने के लिए बैठते हैं और शाह जब यहाँ बाकी लोगों से बातें करते हुए हंस रही होती है तो वैन तो बस उसे ही देखे जा रहा होता है और फिर शाह भी उसे खुद को देखते हुए देख लेती है। फिर नेक्स्ट डे शाह हॉस्पिटल में होती है और वो अपनी फ्रेंड को अपना फ़ोटो सेंड करके दिखा रही होती है कि देख लो क्या टोपी है ये, इसे पहनकर तो मैं एक बैंक लूटने वाली लुटेरी दिख रही हूँ। तभी यहाँ पर वैन अपनी डॉक्टर कलीग के साथ आ रहा होता है तो शाह जल्दी से अपने आप को ब्लैंकेट से छुपा लेती है। तो वैन यहाँ पर आकर उसे कहता है कि वैसे तो उसे ट्रीटमेंट के बारे में बात करनी थी लेकिन लगता है वो सुनना नहीं चाहती है। तो शाह उसका कोट पकड़ के रोकती है। फिर वैन उसे इस बारे में बताने लगता है कि उन लोगों ने सोचे हैं कि वो उसके ट्रीटमेंट के लिए उसे न्यू मेडिसिन देना स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो इस मेडिसिन के बारे में एक चीज़ बताता है कि वो लैब में तो अच्छे से बन गई है लेकिन अभी तक मार्केट में उसका टेस्ट नहीं हुआ। ये सुनते के साथ ही शाह की फ्रेंड सूजी चिल्लाने लग जाती है कि तुम क्या पागल हो गए हो, जिस मेडिसिन का टेस्ट नहीं हुआ है उसे तुम शाह को कैसे दे सकते हो। तभी शाह कहती है कि मैं समझ सकती हूँ, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी टेस्ट करने के लिए किसी ना किसी को तो पार्टिसिपेट करना ही होगा इस सब में। तो वैन फिर उसे समझाता है कि तुम फिक्र मत करो, ये मेडिसिन बिल्कुल सही है, मैं कभी किसी इंसान की लाइफ के साथ खेल नहीं सकता हूँ। तो शाह मान जाती है। ये सब देखते हुए वैन की जो डॉक्टर कलीग है वो जेलस हो रही होती है। फिर इसके बाद वो शाह से अकेले मिलने जाती है और उसे हैंडशेक करते हुए अपने बारे में बताने लगती है। तो शाह को याद आता है कि आज ही वो उसे वार्ड में मिली थी और फिर डॉक्टर लिन यहाँ पर शाह से इस बारे में पूछने लगती है कि तुम्हारे और वैन के बीच में क्या रिलेशन है। शाह कहती है कि हम लोग बस हाई स्कूल क्लासमेट रहे। तो लिन पूछती है कि क्या सिर्फ क्लासमेट। तो शाह कहती है कि हाँ सिर्फ क्लासमेट। तो लिन फिर उसे कहने लगती है कि मैं तुमसे पॉइंट पर बात करूँगी, मैंने तुम्हारे बारे में सुनी हूँ कि तुम वैन की एक्स गर्लफ्रेंड थी जिसने 10 साल पहले उसे डंप कर दी थी और फिर तुम कहीं गायब भी हो गई थी। आखिर तुमने ऐसा क्यों करी, क्या तुम पागल हो, तुम इस तरीके से वैन को अपने से दूर करना चाहती थी। लेकिन देखो मैं कितनी स्टूपिड हूँ ना, तुम्हारे उसके लाइफ के जाने की वजह से मेरी उसके साथ इंगेजमेंट हो पाई। तो फिर इस बारे में शाह उसे कहने लगती है कि तुम ये सब मुझे बताकर क्या करना चाहती हो, तुम मेरे मुंह से निकलवाना चाहती हो कि मुझे रिग्रेट फील हो रहा है। तो लिनो से पूछती है कि क्या तुम्हें रिग्रेट नहीं हो रहा है। फिर शाह कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, इसलिए मैं अब जाके उससे अपना लव कन्फेस करूँगी और शेमलेसली उसे मना करूँगी कि वो मेरे पास आके रहे। तभी इतने में वैन पीछे आकर खड़ा होता है। तो लिनो से पूछने लगती है कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड तुम्हें कन्फेस करने वाली है, तो क्या तुम मान जाओगे। तब इतने में लिन को फिर काम से मैसेज आता है तो वो तुरंत ही चली जाती है और यहाँ पर फिर शाह भी जाने लगती है। तो वैन उसे रुकने बोलता है और कहता है कि क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो, अगर तुम ये बोल दो ना तो फिर मैं तुम्हें छोड़ कर कहीं नहीं जाऊँगा। शाह कहने लगती है कि आखिर मैं क्या बोलूँ। वैन पूछता है कि क्या इस तरीके से मजाक करके तुम्हें बहुत ही खेल में मज़ा आ रहा है। तो शाह से फिर कहती है कि मैं कोई मजाक नहीं कर रही थी, मैं तो बस लिन के साथ आर्ग्यूमेंट कर रही थी और कब कॉन्वर्जेशन यहाँ तक पहुँच गई मुझे पता नहीं चला। तभी फिर यहाँ पर वैन उसे बता देता है कि असल में मैंने ही लिन को यहाँ पर भेजा था तुम्हें वो सब बोलने के लिए।
ताकि मुझे तुम्हारी फीलिंग्स पता चले। तो शाओ फिर उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करने लगती है कि फिर तो अच्छी बात है ना कि मैंने तुम्हें अपने से दूर कर दी थी, तभी तो तुम आज इतने फेमस डॉक्टर बन पाए हो। वैन कहता है कि सच में मैं तुम्हें स्टूपिड कहता था, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा स्टूपिड हो। तो फिर वो कहती है कि आप चुप भी हो जाओ, मुझे कितना ज़्यादा बुरा लग रहा पता है कि मुझे तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मुझे रिग्रेट हो रहा है, मुझसे गलती हो चुकी है। तो अब तुम इस बारे में बोलकर मुझे प्रोवोक करना बंद करोगे। वो अपने आप को ब्लेम करने लग जाती है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब दोनों साथ में मूवीज़ देख रहे होते हैं तो शाओ रोते हुए कहने लगती है कि जो शो में मेल लीड के साथ हुआ है, अगर मैं भी उसी तरीके से एक दिन मर गई तो वो कहता है कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा और तुम्हें ठीक करूंगा। अब फ्लैशबैक ख़त्म होता है और वैन इस बारे में शाओ को बताने लगता है कि मुझे सब पता था कि तुमने मुझसे ब्रेकअप करके मुझे अपने से क्यों दूर करी थी। फिर वो तुरंत ही उसे स्माइल करवा के किस करता है और इसी के साथ ही कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है, यानी 2015 में, जहाँ पर ये सभी एक पार्टी के लिए गए होते हैं और शाओ अपनी फ्रेंड्स के साथ ट्रूथ और डेयर खेल रही होती है। और इसके ऊपर आता है कि वो बताए कि क्या वो किसी को पसंद करती है और क्या वो यहाँ पर है। तो शाओ खुश होकर उन लोग को बताती है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, वो बंदा यहीं पर है। और फिर वो सभी के सामने चिल्लाते हुए वैन से कहती है कि अब मैं तुम्हें परस्यू करने वाली हूँ, तो तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकते। वो ये सुनकर इतना शर्मा जाता है कि जल्दी से भाग लेता है। और फिर वैन को चेस करने के लिए शाओ उसके लिए हर रोज़ रेस्टोरेंट में जाना शुरू करती है जहाँ पर वो वेटर की जॉब करता है। पहले दिन तो वो उसे देख के सरप्राइज़ होने का नाटक करती है कि अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो बताता है कि मैं यहाँ पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ। तो वो कहती है कि माइनर्स को तो ऐसे काम करना मना है, तो तुम तो इलीगल काम कर रहे हो। देखो अगर तुम मुझसे एक चीज़ के लिए प्रॉमिस करो ना तो मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। तो फिर वैन उसे समझाता है कि माइनर 16 एज को बोलते हैं और मैं 16 एज का नहीं रहा। तो बताओ अब तुम्हें क्या ऑर्डर करना है, तो फिर मैं लेकर आऊँ। तो शाओ फिर अपना खाना ऑर्डर करती है और फिर वो बार बार अलग अलग चीज़ें ऑर्डर करके उसे बुला रही होती है और ऐसे उसे बहुत मज़ा आ रहा होता है शाओ को अपने पास बार बार बुलवा कर। फिर तभी यहाँ पर एक कस्टमर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लग जाता है कि उसकी डिश में जो उसने चीज़ें ऐड करने नहीं बोला था वही ऐड होती है। तो वैन से कहने लग जाता है कि अपने बॉस को बुलाओ, मैं यहाँ उससे बात करना चाहता हूँ। तो वैन बताता भी है कि उसका बॉस अभी यहाँ पर है नहीं और वो उसके लिए दूसरी डिश बनवा देगा। तो ये बंदा गुस्सा होने लगता है और वैन को मारने की कोशिश करता है। तो शाओ आकर तुरंत ही उसे रोकने लगती है और कहती है कि तुम आखिर एक स्टूडेंट के ऊपर हाथ कैसे उठा सकते हो। फिर ये बंदा तो यहाँ पर शाओ को भी बातें सुनाने लगता है। तो वैन और शाओ दोनों को ही गुस्सा आती है और वो दोनों इससे फाइटिंग करने लगते हैं। इसके बाद इन सभी को पुलिस स्टेशन लेके जाया जाता है और पुलिस ऑफिसर इन दोनों को भी डांटते हैं कि उन्हें फाइटिंग करने की क्या ज़रूरत थी। पर फिर शाओ और वैन को यहाँ से पुलिस ऑफिसर जाने के लिए दे देते हैं। तो शाओ फिर उस बंदे को चिढ़ा रही होती है कि वो तो अब जा रही है, तो वैन उसे साथ में लेकर जाता है। यहाँ पर फिर बाहर आने के बाद वैन को जो चोट लगी होती है उसे देखकर शाओ कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अपने डैड को बोल दूँगी कि ये वर्क इंजरी है, तो इसके ट्रीटमेंट का पैसा वो दे। तो वैन कहता है कि अच्छा तो तुम सच कह रही थी कि वो रेस्टोरेंट तुम्हारा ही है। तो वो कहती है कि तो क्या तुम्हें क्या लग रहा था कि मैं वहाँ झूठा नाटक कर रही हूँ। असल में मेरे डैड दूसरे स्टोर के काम में भी बिजी रहते हैं, तो इसलिए वो यहाँ पर आ नहीं पाए। वैन कहता है कि ठीक है फिर थैंक यू, आज तुमने मेरी हेल्प करी। तो वो कहती है कि सिर्फ थैंक यू। वैन कहता है कि ठीक है फिर मैं तुम्हें खाने की ट्रीट दे देता हूँ। तो शाह कहती है कि जब मेरे डैड का खुद रेस्टोरेंट है तो मुझे खाने की ज़रूरत है, तुम्हें लगता है। वैन पूछता है कि फिर तुम्हारे पास क्या कमी है। तो शाह कहती है कि मेरे पास तुम्हारी कमी है, तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। तो वैन इसके लिए नहीं बोलता है और जाने लगता है। तो वो उसे रोकती है और कहती है कि आखिर तुम मुझे मना क्यों कर रहे हो। तो वैन इसका रीज़न बताता है कि मुझे स्टूपिड लड़की पसंद नहीं है। तो शाह गुस्सा हो जाती है कि तुमने मुझे स्टूपिड बोला। एक काम करते हैं, चलो हम लोग एक शर्त लगाते हैं, अगर इस बार एग्ज़ाम में तुम फर्स्ट आ गए तो तुम जीतोगे और मैं तुम्हारी कोई भी रिक्वेस्ट पूरी करने के लिए मान जाऊँगी। लेकिन अगर मैं अपनी क्लास में 1 से लेकर 10 में से कोई भी नंबर आ गई ना तो फिर मैं जीतूँगी और तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनना पड़ेगा। वैन इसके लिए मान जाता है। तो शाह उसका हाथ पकड़ के उसे ज़बरदस्ती प्रॉमिस भी करवाती है और फिर उसके साथ खुश होकर जा रही होती है। फिर नेक्स्ट डे दोनों एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए साथ में यहाँ पढ़ रहे होते हैं और वैन शाह को पढ़ाने में हेल्प कर रहा होता है। तो वो उसका फेस पकड़ के कहने लगती है कि सच में तुम्हारे पास कितना सारा ब्रेन है, थोड़ा सा तुम मुझे भी दे दो। फिर तभी इतने में यहाँ पर शाह के मॉम डैड आए होते हैं और शाह के डैड उससे पूछते हैं कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो शाह बताने लगती है कि हाँ डैड ऑफ कोर्स, ये मेरा क्लासमेट है। और फिर शाह वैन को अपने साथ बैठाती है। तभी यहाँ पर मॉम आकर खुश होने लगती है कि तभी तो हमारी बेटी इतनी ज़्यादा पढ़ाई करने लगी क्योंकि उसका क्लासमेट जो उसे सिखा रहे।
फिर शाओ की मॉम वैन की तारीफ़ करते हुए उसे कहने लगती है कि वो वीकेंड्स वाले दिन शाओ को पढ़ाने में ऐसी टाइम लगा है और उसे रेस्टोरेंट में फिर उस दिन काम करने की ज़रूरत नहीं है और वो उसके अच्छी खासी उसे सैलरी देंगी। तो वैन कहने लगता है कि नहीं, आखिर आप लोग इतना कैसे मुझे दे सकते हैं। तो शाओ कहती है कि क्यों नहीं, तुम तो मेरी ट्यूटर से भी ज़्यादा अच्छे मुझे पढ़ा रहे हो। तो वो अपने मॉम डैड से कहती है कि आपको तो डबल प्राइस कर देना चाहिए, इससे अच्छा ट्यूटर मुझे कहीं नहीं मिलेगा। तो उसकी मॉम तो तुरंत ही मान जाती है कि अगर तुम स्टडी में अच्छा नंबर लाओगी तो ऑफ कोर्स। फिर हम देखते हैं कि शाओ की क्लास के रिजल्ट आ जाते हैं और शाओ क्लास में अपने 10 नंबर आ जाती है। तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो वैन को दिखाने लगती है इतनी खुश होकर। फिर हम देखते हैं कि वैन के भी जब क्लास के एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं तो वो एग्ज़ाम टाइम में इस बारे में याद करने लगता है कि शाओ ने उसे शर्त लगाई थी कि वो फर्स्ट आएगा और परफेक्ट स्कोर लेकर आएगा तब भी वो जीतेगा। तो वो जानबूझ के पेपर थोड़ा छोड़ देता है ताकि वो शर्त हार जाए और इस शर्त को शाओ जीते। दूसरी तरफ शाओ अपनी फ्रेंड सुजी के साथ बाहर कॉफ़ी पीने गई होती है और दोनों फिर बातें कर रहे होते हैं और शाओ से बता रही होती है कि वो अपनी पूरी क्लास में 10th आई है। तो उसकी फ्रेंड भी उसकी इम्प्रूवमेंट पे खुश हो रही होती है और वो पूछ रही होती है कि अब तुम मेरे साथ अब्रॉड में स्टडी करने के लिए नहीं जाओगी। तो शाओ कहती है कि पहले तो उसने सोची थी लेकिन अब उसका मन नहीं कर रहा है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि लगता है फिर तो मैं वहाँ अकेला फील करूँगी। शाओ तो फिर यहाँ वैन के बारे में बात करने लग जाती है और वो अपने सॉफ्ट टॉय को पकड़ के उसके साथ खेल रही होती है और तभी अचानक से वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर सूजी को शौक लगता है और वो यहाँ लोगों को हेल्प के लिए बुलाने लगती है। फिर इसके बाद ये लोग शाओ को लेकर हॉस्पिटल आ जाते हैं और शाओ को होश आ चुका होता है। तो वो और उसकी फ्रेंड आपस में बातें कर रहे होते हैं। शाओ कह रही होती है कि पक्का मैं इतना ज़्यादा जो स्टडी में ध्यान लगाई हुई थी ना, इसी वजह से मेरे दिमाग में प्रेशर पड़ा है और मैं ऐसे बेहोश हुई हूँ। तो सूजी कह रही होती है कि अच्छा, मुझे तो लगता है कि तुम वैन के ख्यालों में खोई हुई थी इसलिए ऐसा हुआ। फिर तभी इतने में यहाँ पर शाओ के मॉम डैड उसकी फ़िक्र करते हुए यहाँ पर पहुँचते हैं। तो वो उन्हें कहने लगती है कि फ़िक्र करने वाली बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर शाओ अपने मॉम डैड के साथ डॉक्टर के पास जाती है मिलने के लिए और वो उसे उसकी रिपोर्ट बता रहे होते हैं कि उसे असल में कैंसर हो गया और वो कह देते हैं कि शाओ का ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं हो पाएगा क्योंकि इस हॉस्पिटल में अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं है। उसे कुछ हो गया तो वो लोग फिर जिम्मेदारी नहीं लेंगे, इसलिए अच्छा रहेगा कि वो लोग उससे कहीं और लेके जाए। फिर शाओ जब वापस आती है तो वो वैन के साथ यहाँ पर मूवी देख रही होती है और वो बस मेन लीड को मरते हुए देखकर खुद रोए जा रही होती है और कहने लगती है कि वो कितना बेचारा है। वो वैन से पूछती है कि तुम बताओ, अगर उस मेन लीड की तरह मैं भी एक दिन मर गई तो तुम क्या करोगे फिर। तो वो कहता है कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन स्टडी करूंगा और तुम्हें एक दिन ठीक कर दूंगा। ऐसे बोलकर वो उसे स्माइल करवा रहा होता है पर यहाँ पर शाओ गुस्सा हो जाती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें आर्टिस्ट बनना था ना, तो तुम ऐसे मेरे लिए कुछ और चीज़ नहीं चेंज कर सकते हो, नहीं तो फिर मैं गुस्सा हो जाऊँगी। तो वैन कहता है कि अरे तुम टीवी की वजह से इतना क्यों गुस्सा हो रही हो, ये सब चीज़ वैसे भी थोड़ी ना रियल होती है और तुम तो बिल्कुल ठीक हो। तो शाओ फिर उसे बताना चाह रही होती है कि वो बीमार है पर उसे बता नहीं पाती है और वो यहाँ से चली जाती है और बाहर जाते हुए वो बस सबसे होकर सोच रही होती है कि वो तो अभी कितनी यंग है और ऐसे में उसे कैसे कैंसर हो गया। वो फिर टेंपल जाती है गॉड से प्रे करने के लिए और उनसे कुछ रास्ता मांग रही होती है। फिर हम देखते हैं कि एग्ज़ाम का टाइम आ जाता है और शाओ बहुत ही खुश होकर अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे रही होती है पर तभी अचानक से उसके नाक में से बहुत ज़्यादा खून निकलने लग जाता है और वो अपना एग्ज़ाम देते हुए बेहोश हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओ की फ्रेंड उसकी क्लास के बाहर उससे मिलने आई होती है और तभी वो देखती है कि सारे स्टूडेंट यहाँ पर वैन और शाओ को अंदर देख रहे होते हैं। तो वो डर के मारे जल्दी से देखने जाती है और तभी उसे यहाँ पता लगता है कि शाओ ने असल में वैन की बेइज्जती करते हुए उससे ब्रेकअप कर ली। वो जब बाहर आती है तो सूजी उससे पूछने लगती है कि तुम्हारे और वैन के बीच में सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, तो तुमने उसके साथ ब्रेकअप क्यों करी। तो शाओ फिर रोने लग जाती है और उसे हक करती है और फिर उसके बाद सूजी को शाओ की बीमारी के बारे में पता लग गया होता है। वो उसके घर पे आती है जहाँ पर उसके मॉम डैड सारे सामान की पैकिंग ही कर रहे होते हैं क्योंकि वो लोग शाओ के अब्रॉड में ट्रीटमेंट के लिए उसे लेकर जाने के लिए निकल रहे होते हैं। सूजी यहाँ पर शाओ को समझाने लगती है कि वो अब्रॉड जाने के बाद अच्छे से अपने ट्रीटमेंट पे फोकस करे और वो कह रही होती है कि देखना, मैं भी अच्छे मार्क्स लेकर आऊँगी, फिर मैं स्टडी करने के लिए अब्रॉड में आ जाऊँगी तो तुम्हारा वहाँ पे ख्याल रखूँगी। और फिर शाओ यहाँ से बाय करके चली जाती है तो सूजी को बहुत रोना आ रहा होता है और शाओ तो यहाँ वैन से लास्ट बारी मिले भी नहीं चली जाती है और वहाँ अब्रॉड में फिर वो ट्रीटमेंट के टाइम पे ये सारी चीज़ें झेलते हुए बहुत रो रही होती है। उसे मरने से डर लग रहा होता है और वो बस वैन को याद कर रही होती है और सूजी और वो एक दूसरे को वीडियो कॉल पे कांटेक्ट कर रखे होते हैं और शाओ की बातों से तो सूजी को भी यहाँ पर बहुत रोना आ रहा होता है।
और फिर थोड़े टाइम के ट्रीटमेंट के बाद शाओ वापस से अपनी कंट्री आ जाती है और वो अपनी कंट्री के हॉस्पिटल में एडमिट होती है। तो ऐसे फिर वो अपनी फ्रेंड से मिल भी पाती है जो कि उसका यहाँ पर ख्याल रखती होती है और पूछ रही होती है कि उसकी मॉम डैड कहाँ पर है। तो शाओ बताती है कि अभी उसकी मॉम प्रेग्नेंट है ना, तो उन्हें भी रेस्ट की ज़रूरत है। और वो यहाँ पर बस वैन की स्केच को ड्रॉ कर रही होती है और अपनी फ्रेंड से पूछती है कि तुम पहचान पा रही हो। तो सूजी कहती है कि ऑफ कोर्स, तुम वैन के अलावा किसी और को कहाँ ड्रॉ कर सकती हो। फिर इतने में शाओ को बाहर वैन नज़र आता है। वो उसे देखकर खुश हो जाती है और जल्दी से बाहर भागते हुए जाती है उससे मिलने के लिए। पर यहाँ पर वैन की जगह कोई और बंदा होता है। पर हम देखते हैं कि वैन सच में यहाँ पर आया हुआ था और वो यहाँ से अपने घर चला जाता है। और हम देखते हैं कि उसे अब शाओ की बीमारी के बारे में पता लग गया होता है और वो शाओ के लिए अब इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है और ऊपर से इतनी सारी पार्ट टाइम जॉब्स भी कर रहा होता है। और फिर इस तरीके से वो डॉक्टर बन जाता है और यहाँ पर शाओ की फैमिली से भी मिलने जाता है उनका ख्याल रखने के लिए। वो उसके छोटे भाई का भी अक्सर उससे मिलकर उसका ध्यान रखा करता है। और शाओ यहाँ पर अपना हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेते हुए ड्राइंग्स वगैरह भी बना रही होती है जो कि वो रोज़ पोस्ट पर अपलोड भी करती है। और फिर वो अपनी फ्रेंड को बता रही होती है कि वो रोज़ जो भी पोस्ट करती है उसे काफ़ी लोग पसंद करते हैं और उसके 100 फॉलोवर्स भी बन गए और एक तो उसका बहुत ही ज़्यादा सिंसियर फ़ैन भी बन गया है। तो ये देखकर फिर शाओ की फ्रेंड सूजी भी खुश हो रही होती है। दूसरी ओर हम देखते हैं वैन को जो कि शाओ की बीमारी ठीक करने के लिए यहाँ रिसर्च लैब में एक मेडिसिन बनाने में लगा होता है। और फिर यहाँ सूजी शाओ को गुड न्यूज़ सुना रही होती है कि शायद अब उसकी बीमारी ठीक हो सकती है क्योंकि रिसर्च लैब ने एक मेडिसिन बनाया। तो वो लोग फिर गुड न्यूज़ सुनकर खुश हो रहे होते हैं और फिर ये फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है और हम देखते हैं कि सीन अभी प्रेजेंट 2026 में पहुंच जाता है। उसी टाइम पर जब वैन शाओ को किस कर रहा था, अब यहाँ पर वो उसे समझाने लगता है कि वो अपना ट्रीटमेंट अच्छे से ले और वो उसे पीछे छुड़ाने का सोचे भी ना क्योंकि अब वो इस लाइफ में उससे दूर नहीं हो सकती। और ये सब बोलकर वैन चला जाता है। तो शाओ फिर स्माइल कर रही होती है। नेक्स्ट डे नर्स उसका जब खून निकाल रही होती है तो शाओ यहाँ इतने ख्यालों में खोई होती है कि उसे बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता है। तो उसकी फ्रेंड पूछने लगती है कि तुम्हें तो हर बार दर्द होता था ना। तभी शाओ से कहती है कि वैन ने मेडिसिन स्टडी किया। तो सूजी कहती है कि ये तो मुझे पता है। फिर वो बोल के फंस जाती है और उसे बताती है कि असल में उसने उसे इस बारे में झूठ बताई थी कि वो कभी वैन से मिली ही नहीं, बल्कि एक दिन सूजी को बहुत गुस्सा आया था कि वैन ने कोई न्यू गर्लफ्रेंड बना ली है। तो वो उसे चिल्लाने गई थी। तभी वैन ने उसे बताया था कि उसने जानबूझ के ये सब नाटक किया ताकि वो उस तक पहुँचे। और तभी उसने शाओ के बारे में सब उससे पूछ लिया था कि उसे क्या हुआ है। और फिर वैन ने उसी दिन ही घर जाने के बाद अपनी सारी आर्ट्स की पिक्चर को निकाल दिया था और अपनी आंटी को बताया था कि अब वो मेडिसिन स्टडी करने वाला है। शाओ को फिर यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा होता है कि वैन ने उसके लिए इतना कुछ किया और अपना ड्रीम ही छोड़ दिया। फिर वो इस बारे में सूजी से डिस्कस करती है कि मुझे इस बारे में पहले ही सोच लेना चाहिए था कि वो इतना स्मार्ट है, तो मैं उससे कैसे ही कोई सीक्रेट छुपा पाती। शाओ कहती है कि तुम तो अभी भी उससे पसंद करती हो और वो भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, तो फिर आखिर तुम दोनों अभी भी एक क्यों नहीं हो जाते, तुम्हें किस बात की फ़िक्र है। तो शाओ से समझाने लगती है कि मैं कभी भी मर सकती हूँ, मेरे पास तो ये भी कोई होप नहीं है कि मैं कल भी ज़िंदा रहूँगी कि नहीं। तो तुम ही सोचो मैं ऐसे में वैन को कैसे ट्रबल कर सकती हूँ। तो फिर सूजी उसे समझाने लगती है कि ये तो बिल्कुल ही गलत है, ऐसे में तो तुम भी खुश नहीं हो और वैन भी, तो ये तुम दोनों के साथ ही गलत हो रहा है। शाओ फिर उसे बता रही होती है कि मैं वैन के लिए हमेशा बस ब्लेसिंग्स के लिए विश करती हूँ कि वो हमेशा खुश रहे, उसकी हेल्दी लव लाइफ रहे। तो सूजी कहती है कि लेकिन वो तो तुम्हारे साथ रहना चाहता है और वो तुम्हारे ऑर्डर भी फॉलो करेगा। तो शाओ कहती है कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि वैन के साथ वो डॉक्टर लिन की जोड़ी बन जाए। तो सूजी कहने लगती है कि तुम पागल हो गई हो। तभी हम देखते हैं कि वैन डोर के बाहर खड़े होकर सब सुन रहा होता है। शाओ कह रही होती है कि वो और डॉक्टर लिन एक दूसरे के लिए कितने परफेक्ट रहेंगे। तुम ही सोचो, वो लोग साथ में काम भी करते हैं और साथ में पढ़ाई करते हुए बड़े भी हुए, तो वो लोग ओल्ड टाइम तक साथ में बड़े होंगे तो कितना अच्छा रहेगा। तो सूजी कहने लगती है कि तुम हर चीज़ खुद ही क्यों अरेंज कर रही हो, उसके दिल में तो अभी भी तुम ही हो। तो शाओ फिर रोते हुए सब बता रही होती है कि उसने अपनी कंडीशन के बारे में अच्छे से पढ़ चुकी है या उसके ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। फिर वैन भी यहाँ शाओ की बातें सुनकर रोने लग जाता है और अपना चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वैन जब यहाँ शाओ को चेक करने आता है तभी उसे उसकी रोने की आवाज़ आती है। तो वो जल्दी से ब्लैंकेट हटाता है और उसे रोते हुए देखकर पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, ये तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा। तो शाओ फिर उसे डांटने लग जाती है कि तुमने आखिर मेरी वजह से 1 साल अपना रिपीट क्यों करे, क्या तुम स्टूपिड हो, तुम भूल गए मैंने तुम्हारी कैसे बेइज्जती करके तुमसे ब्रेकअप करी थी और बोली थी कि मैं तुम्हें मिस नहीं करने वाली। तो फिर वैन यहाँ शाओ का मुँह ठीक करते हुए उसे हंसाने लगता है और फिर उसे वो बाहर बोट पर घुमाने लेकर गया होता है। तभी यहाँ शाओ बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो वैन उससे पूछ रहा होता है
कि क्या अब हम दोनों अपना ब्रेकअप ख़त्म करें और साथ वापस एक हो जाए। शाओ इसका जवाब नहीं दे पा रही होती है तो वैन तुरंत ही उसे कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम्हें किस बात की डर है। हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब शाओ ने उससे बोली थी कि जैसे वो टीवी में मेल लीड मर गया, उसे भी एक दिन ऐसी टर्मिनल वाली बीमारी हो जाएगी जिसमें वो मरने वाली होगी, तो उसका क्या होगा। तो इस बारे में वो उसे कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी अपनी लाइफ पे गिव अप नहीं करूँगा, इवन अगर एक दिन हम लोग सेपरेट हो गए ना तो भी नहीं। ऐसा बोलते हुए वो खुद भी रोने लगता है और शाओ के आंसू पोंछ रहा होता है और कहता है कि फिर अब तुम मुझसे बोल सकती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। ऐसा बोलकर वो उसे जल्दी से हग कर लेता है। फिर शाओ से पूछ रही होती है कि अगर मैंने तुम्हें अभी हाँ बोल दी तो मैं बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं लगूंगी ना जो अपनी बातों से पलट गई। तो वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, वैसे भी हमें तो एक दिन एक होना ही था, चाहे आज या कल। शाह कहती है कि आखिर ये किसने बोला। तो फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब वैन उसके साथ डेट करने के लिए नहीं मान रहा था तो कैसे उसके पीछे लगी थी और उसने उससे बोली थी कि वो दोनों एक दिन साथ होके रहेंगे। और फिर यहाँ पर दोनों ही खुश हो जाते हैं और स्माइल करते हुए वापस एक दूसरे को हक करते हैं। नेक्स्ट टाइम देखते हैं ये शाह को उठाने के लिए यहाँ पर डॉक्टर लिन आई होती है और वो उसे साथ में लेके जा रही होती है। तो शाह कहती है कि तुम क्या मुझे यहाँ टॉर्चर कर रही हो, इतनी सुबह मुझे 6 बजे जगाने के बाद वॉक पे लेके जा रही हो। देखो अगर तुम्हें मेरे साथ कंपटीशन करना है तो फेयरली करो। तो लेनो से कह दिए कि तुम्हारे मैटर में आखिर मेरे लिए क्या फेयर बचा है, तुम तो एक तो ऐसी बीच में घुस आई हो और तुम तो उसके साथ इतने टाइम से थी भी नहीं, मैं थी उसके साथ। और हाँ मैं तुम्हें बता दूँ कि बचपन से मुझे जो चीज़ चाहिए रहती है ना वो मुझे मिल के रहती है। तो शाह भी कहती है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, मेरे साथ भी। लिन कहती है कि अगर तुम अचानक से ऐसे बीच में ना आती ना तो वैन और मैं साथ होके रहते और हमारी इंगेजमेंट हो जाती। शाह कहती है कि मुझे पता है कि तुम उसे पसंद करती हो और उस दिन जो तुम मुझे बातें सुना रही थी वो तुम्हारी रियल फीलिंग्स थी, तुम बस उसे दिखाने के लिए ऐसे प्रिटेंड कर रही थी कि तुम उसके कहने पे वो बोल रही हो और एक्टिंग कर रही हो, पर तुम ये अच्छे से जानती हो कि वो तुम्हारी दिल की बातें थी। लेकिन शाह से कहने लगती है कि तुम्हें कभी वैन को देखकर ये सोचने में नहीं आता कि अभी वो इतना यंग है और इतनी बड़ी पोजीशन पे कैसे, उसने सिर्फ तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की है और वो कितना बड़ा फूल है कि उसने मुझे नहीं बल्कि तुम्हें चुना। शाह कहती है कि देखो मैंने तुम्हें कोई रोक के नहीं रखी हूँ, तुम जाओ उसे परस्यू करो। लेकिन तो शाह को ये समझा रही होती है कि तुम बस उसकी लाइफ में घुस आई हो और मैं तुम्हें बता दूँ कि वो तुम्हें पसंद भी नहीं करता है, तुम बस उसके लाइफ से चली गई तो वो बहुत सैड हो गया और उसे ये गलतफहमी हो चुकी है और तुम्हारी वजह से वो सेल्फ अवेयर बिल्कुल नहीं है, उल्टा सिर्फ तुम्हारे ख्यालों में खोया हुआ है। और हाँ मैं तुम्हारी तरह इतनी बुद्धू नहीं हूँ जो अपना टाइम वेस्ट करूँगी, मेरे पास और भी पेशेंट है और मैं यहाँ तुम्हें कोई टॉर्चर करने नहीं लाई थी। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जब यहाँ पर वैन पहुँचता है तो वो लिन को चिल्लाने लगता है कि उसने आखिर शाओ को जाकर क्या बातें सुनाई है। वो उसे समझाता है कि तुम ये अच्छे से जानती हो कि मैं शाओ के बारे में क्या फील करता हूँ। वो कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम ऐसे टाइप की पर्सन हो कि किसी के पीठ पीछे ऐसे किसी को नुकसान पहुँचाने जाओगी, तुम भी तो एक डॉक्टर हो ना, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तो शाह कह रही है कि सच में तो तुम यहाँ मुझसे एक्सप्लेनेशन मांगने आए हो, मैं पहली बार आज तुम्हें इतना नर्वस देख रही हूँ। लेकिन इस बारे में वैन को एक्सप्लेन करती है कि उसने शाओ को जानबूझ के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने नहीं दी है क्योंकि उसकी कंडीशन अभी थोड़ी ठीक है, इसलिए वो सच में डिस्चार्ज हो सकती है। वो कहती है कि वैसे मैंने उसे थोड़ा सा ही डराई थी और तुम तो इतना ज़्यादा नर्वस हो गए। तो वैन इसे समझाने लगता है कि तुम याद रखो कि हमारे बीच में सिर्फ कलीग और फ्रेंड वाला सिंपल रिलेशन है, उससे आगे बढ़ने की कोशिश भी मत करना। तो अलीन कहती है कि मैंने तो बस उसे फ्रेंडली रिमाइंडर दी हूँ, तुम्हें इतना गुस्सा मत हो, मैंने बस उसे यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं मरने वाली हूँ, इसका वो गलत पास तुम्हारे लिए यूज़ ना करे क्योंकि उसने ऑलरेडी 10 साल तुम्हारी लाइफ से जाकर तुम्हें बर्बादी करी है। लेकिन उसे ये भी कहती है कि मुझे पता है कि तुमने इतने साल उसका इंतज़ार करे हो, इसलिए मैं तुम्हें रोक नहीं सकती हूँ, लेकिन आखिर मैं भी तो तुम्हें लाइक करती हूँ ना, तो मैं अपनी फीलिंग्स को कैसे ही रोकूँ। तो मैंने आज बस उसे जो भी सुनाई थी वो एक लव राइवल होने के नाते सुनाई थी ताकि तुम जैसे दोनों पेशेंट को मैं ठीक कर सकूँ। तुम्हें पता है तुम भी एक पेशेंट की तरह ही हो जो कि अनरिक्विटेड लव के साइकिल में फंसा हुआ है। वैन कुछ नहीं कहता है तो लिन कहती है कि वैसे मुझे पता लग गया कि तुम आखिर उसे क्यों पसंद करते हो। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि लिन के इतनी सारी चीज़ें बोलने पर शाह ने उससे बोली थी कि क्या तुम्हारा बोलकर हो गया है। वो उसे बताती है कि हाँ मेरी लाइफ में कभी कोई चीज़ की कमी नहीं रही है, मेरे पास प्यार, फैमिली, फ्रेंड्स सब कुछ है, लेकिन देखो मैं फिर भी अनफॉर्चुनेट हूँ क्योंकि मैं मरने वाली हूँ। वैसे तो तुम डॉक्टर हो तो तुमने तो बहुत सी लाइफ और डेथ देखी होगी,
लेकिन तुमने थोड़ी ना मरना कैसा होता है वैसा फील हुआ है। और तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी बातों से बिल्कुल भी अपसेट नहीं होने वाली हूँ, मैं इतनी भी लाइट हार्ट नहीं हूँ। फिर ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिन जब वैन को बताती है तो वैन फिर खुश होता है और कहता है कि वो ऐसी है, यही उसकी पर्सनैलिटी है। लिन कहती है कि मुझे पता है कि तुम हीरो बन के मेरे सामने उसे ब्यूटी को बचा तो नहीं पाए, लेकिन हाँ, तुमने जो मेडिसिन बनाए थे वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है और उसकी वजह से उसके जो कैंसर के सेल है वो स्प्रेड नहीं हो रहे। तुम खुद ही देख लो रिपोर्ट में, इसी वजह से ही तो वो डिस्चार्ज हो पाई है। तो ये देखकर फिर वैन बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी इतने में उसे डॉक्टर बुलाने के लिए आता है कि डायरेक्टर उस ऑफिस में बुला रहे हैं। तो वैन फिर मिलने के लिए जाता है। फिर वैन जब डीन से मिलने जाता है तो वो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं और उसे कह रहे होते हैं कि वो आखिर एकेडमिक कॉन्फ्रेंस के बीच में से क्यों गायब हुआ था। तो फिर इस पर वो कह रहा होता है कि इसमें उसकी गलती ज़रूर है, लेकिन वही बड़ी बात नहीं है। तो इस बात पर डीन उसे और चिल्ला रहे होते हैं कि वो अपने आप को समझता क्या है, और फिर इन लोग का बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट हो जाता है। तो वैन भी कह देता है कि ठीक है, आप लोग मुझे यहाँ से मत निकालो, मैं खुद ही निकल रहा हूँ। और वो यहाँ से फिर अपना आईडी निकाल कर चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि उसका कलीग ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसने ही तो ये सारे काम किया होता है उसे फंसाने के लिए। दूसरी ओर हम यहाँ पर शाह को देखते हैं जो कि घर पे लेटर लिख रही होती है वैन के लिए, और वो अपसेट होती है कि लगता है रिसर्च अब ख़राब हो गया और वो बचेगी नहीं, इसलिए वो रोने धोने में लगी होती है। तभी इतने में कोई डोरबेल बजाता है तो वो डोर खोलते ही वैन को देखकर ही कहने लगती है कि लगता है बैड न्यूज़ होगी ना। तो फिर वैन उसे बताने लगता है कि रिसर्च बहुत ही अच्छा गया, इसी वजह से तो उसकी कंडीशन अब ठीक हो गई है और वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर पे रह सकती है। ये सुनकर शाह बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और जल्दी से उसके ऊपर कूद जाती है और उसे थैंक यू बोलने लगती है कि उसने उसकी जान बचा लिया। फिर वो उसका लगेज देखकर पूछती है कि वैसे ये यहाँ पर। तो वैन इसका रीज़न बताता है कि मैं यहाँ पर हॉस्पिटल की तरफ से 24 घंटे तुम्हारी हेल्थ केयर के लिए आया हूँ, ताकि मैं ध्यान रख सकूँ कि तुम कुछ भी ऑयली और शुगरी फूड ना खा सको। वो ऐसा बोल ही रहा होता है और तभी इतने में डिलीवरी बॉय की आवाज़ आती है जो कि शाह के घर के बाहर पहुंचकर उसे बता रहा होता है कि उसका फ्राइड चिकन और केक वगैरह आ गया है। तो वैन फिर उसे पूछने लगता है कि अच्छा, तो तुम यहाँ पर सारे फ्राइड खाने और हॉट पॉट खाने वाली थी, तुम्हें ये सब खाना मना है ना। तो शाह कहती है कि मैं बस मरने से पहले खुद के साथ अत्याचार नहीं करना चाहती थी। तो कहता है कि अच्छा, और फिर शाह को उठा के बेडरूम में लेके जाता है। शाह से कह देती है कि देखो मैं बस अभी पेशेंट हूँ, और वो ब्लैंकेट से कवर कर लेती है अपने आप को। और फिर देखती है कि वैन तो यहाँ पर है ही नहीं। फिर उसे पता लगता है कि वो तो किचन में कुकिंग करने गया है। शाह उसे देखकर बहुत ही खुश हो रही होती है। तो वैन कहता है कि जाओ तुम इंतज़ार करो, मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर लेकर आ रहा हूँ। फिर इसके बाद वो उसके फ्राइड चिकन और हॉट पॉट को भी टेबल पे सर्व कर देता है और साथ में उसे सूप भी दे देता है पीने के लिए। तभी शाह उसे इस बारे में पूछ रही होती है कि तुम्हारे लिए मेडिसिन स्टडी करना मुश्किल था। तो कहता है कि नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं था। तो शाह नहीं मानती और कहती है कि ये मैं अच्छे से जानती हूँ कि किसी भी स्टूडेंट को मेडिसिन स्टडी करवाना कितना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो फिर वैन बताता है कि नहीं, मेरे लिए मुश्किल नहीं था, बल्कि मैं तो बहुत ज़्यादा खुश था, और आज मैं जो हूँ ना वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। और वैन फिर शाह को समझा रहा होता है कि हमारा साथ मिलना डेस्टिनी थी और हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। फिर शाह चुपके से अपनी फ्राइड चिकन खाने जाती है तो वैन उसे बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाने देता और कहता है कि तुम चुपचाप हेल्दी सूप पियो। फिर उसने जो उसके लिए ड्रेस लेकर आया था वो उसे बाथरूम में चेंज करने जाने के लिए बोलता है, पर काफ़ी देर हो जाती है। तो वो उसकी फिक्र करते हुए उसे आवाज़ दे रहा होता है कि कुछ हो तो नहीं गया, वो ठीक तो है ना। तो शाह अपनी बिना विग पहने बाहर आ जाती है और कहने लगती है कि मुझे लग रहा है कि मैं चाहे जो ड्रेस पहन लूँ मैं उसमें अच्छी नहीं लगने वाली। तो वैन फिर उसके सर पे हाथ रखकर समझाने लगता है कि तुम हर चीज़ में ब्यूटीफुल लगती हो। शाह कहती है कि तुम्हारे लिए बोलना आसान है, तुम थोड़ी ना सफ़र कर रहे हो। तो वैन शाह को फिर अंदर लाता है आईने के पास, और आईने में अपने आप को देखकर शाह अपने बाल को मिस कर रही होती है। तो उसे सबसे देखकर वैन ट्रिमर से अपने बाल निकालने लग जाता है। शाह उसे रोकती है कि तुम पागल हो गए हो। तो वैन कहता है कि नहीं, तुम फिक्र मत करो, और फिर वो ट्रिमर से अपने सारे बाल निकाल लेता है और पीछे जो बचते हैं उसमें वो उसकी हेल्प भी ले लेता है। तो फिर शाह उसके बाल निकाल कर रो रही होती है। फिर वैन उसे दिखाने लगता है कि देखो तुम कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो और मेरी नज़रों में तो तुम हमेशा ऐसी रहोगी। तो शाह भी रोने लग जाती है और उसे कहती है कि पहले तो वो इतनी स्वीट टॉक नहीं करता था, तो वो इतना चेंज कैसे हो गया। तो वैन उसे बताता है कि कुछ चीज़ें जो बोलनी होती है वो बोल देनी चाहिए, और मेरी तो सबसे बड़ी विश यही है कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूं और तुम्हारी जो भी सारी विशेस है मैं उन्हें पूरा करना चाहता हूं, ताकि तुम्हें कोई भी रिग्रेट ना हो। तो शाह बताती है कि मुझे मेल मॉडल से मिलने जाना है। तो वैन इसके लिए भी मान जाता है और फिर उसे साथ में क्लब लेकर आता है। यहाँ पर शाह सारे मेल मॉडल्स के साथ डांस करके बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, और वैन यहाँ उसकी फ्रेंड सूजी के साथ बैठ कर ये सब देख रहा होता है। सूजी यहाँ पर वैन को टोपी पहने हुए देखकर उसे घूर के देखने लगती है। तो वो अपनी टोपी सही कर रहा होता है। वो पूछती है कि वैसे तुम दोनों के बीच में अभी क्या रिलेशनशिप चल रही है।
तो वैन कहता है कि शादी के पहले अभी हम लोग साथ रह रहे हैं, वही वाली। तो सूजी शॉक होती है कि तुम लोग का रिलेशनशिप इतना आगे बढ़ गया है और तुम ये सब बर्दाश्त कर ले रहे हो। तो वैन बताने लगता है कि उसने जो उसके लिए मेडिसिन बनाया था वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है और बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि वो ठीक हो जाएगी। ये सुनकर सूजी भी खुश हो जाती है कि क्या तुम सच कह रहे हो। तो फिर वैन बताने लगता है कि उसकी अब तक लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो वो कर नहीं पाई है, तो इसलिए मैं उसे हर चीज़ करने दूंगा ताकि उसे अपनी लाइफ में कोई रिग्रेट ना हो, क्योंकि अब तो आगे की लाइफ के लिए होप भी नज़र आ रही है। सूजी खुश हो जाती है और कहती है कि फिर तो ऐसी बात है तो मैं उसके लिए और मेल मॉडल्स ऑर्डर कर देती हूँ। वैन उससे गुस्से में देख रहा होता है तो फिर वो चुप हो जाती है। फिर यहाँ पर शाव का जब डांस करके हो जाता है तो वो वैन के पास आके बैठती है और कहती है कि उसे अब कितना अच्छा फील हो रहा है। फिर वैन पूछ रहा होता है कि तुम और भी क्या क्या करना चाहती हो। तो वो पूरी उसे बड़ी सी लिस्ट दिखाती है और इतनी लंबी लिस्ट देखकर सूजी और वैन दोनों ही हंसने लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि शाव ने अपने लिए कोई नई ड्रेस खरीद के लाई होती है जो कि वो छुपा के लेके जा रही होती है। वैन देख भी लेता है तो प्रिटेंड करता है कि उसने कुछ नहीं देखा और कहता है कि जाओ तुम फिर शावर ले लो। तो वो छुपाते हुए फिर चली जाती है। फिर वैन उसकी पूरी लिस्ट पढ़ रहा होता है कि उसकी बाकी और क्या क्या विशेष है, जिसमें शाव ने बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है कि उसे कौन कौन से डे सेलिब्रेट करने और कहाँ कहाँ पर उसे घूमने जाना है। तो शाव आकर ये सब देख रही होती है कि वैन वो सब पढ़ रहा है। तभी वैन ये भी पढ़ता है कि शाव ने लिखी होती है कि उसे वैन के साथ रोमांटिक नाइट स्पेंड करनी है। जैसे वही पढ़ता है तो वो जल्दी से उसे चुप कराने लगती है और लिस्ट को भी ले लेती है। तो वैन फिर उसे कहता है कि अब वो लोग ये कर सकते हैं क्योंकि ये लीगल है। तो शाव तो यहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है पर फिर वैन उसे किस करने लग जाता है। फिर दोनों अपनी रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि शाव को यहाँ पर बहुत खुशी मिल रही होती है सारे फ्लावर्स रख के और वैन उसे सब देख रहा होता है। तो शाव फिर उसे बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलने लग जाती है। तो कहता है कि किस लिए। तो शाव बताने लगती है कि तुम मेरे फेस पे जो स्माइल देख रहे हो ना, और मैं इतनी ज़्यादा केयर फ्री घूम रही हूँ, ऐसी मैं नहीं थी। जब मेरी रिपोर्ट आई थी तो उसके बाद से मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और मुझे लग रहा था कि मेरे पास जो हर दिन है वो मैंने उधार ली हुई हूँ। वैसे तो मैं मरने के लिए तैयार नहीं थी लेकिन इस चीज़ को मैं भुला भी नहीं पा रही थी। लेकिन देखो अब चीज़ें कितनी डिफरेंट है, मैं तुम्हारे साथ क्लब भी जा रही हूँ और फिर मैं तुम्हारे साथ सनराइज़ भी देखने गई और बहुत सारी चीज़ें करी जिससे मुझे खुशी मिलती है। और मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे मैं अपनी लाइफ को पूरी तरीके से जी रही हूँ। और वो उसे थैंक यू कहने लगती है कि तुमने मेरी लाइफ बचाई। तो फिर वैन भी उसे हक कर रहा होता है और फिर वो उसे कहता है कि आज तुम मेरे साथ एक जगह चलो। तो शाव खुश होकर कहती है कि क्या हम लोग सिविल अफेयर्स भी हो जाए। फिर हम देखते हैं कि वैन ने यहाँ शाव को वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए कराया होता है और यहाँ पर फिर दोनों ही बहुत ज़्यादा खुशी खुशी यहाँ पर वेडिंग ड्रेस अपने लिए चुनते हैं। तो यहाँ पर स्टाफ उन लोग को दोनों को अपना अपना ड्रेस चेंजिंग रूम दिखा देती है और दोनों फिर चेंज करने जाते हैं। फिर शाव जब अपना वेडिंग ड्रेस पहन कर आती है तो स्टाफ भी उसकी तारीफ़ कर रही होती है कि वो दोनों बिल्कुल परफेक्ट मैच लगेंगे। वो कहती है कि मैं अभी मिस्टर वैन को बुला कर लेकर आती हूँ। फिर शाव यहाँ अपने आप को आईने में देखकर खुश हुई जा रही होती है पर तभी अचानक से उसके नाक में से बहुत ज़्यादा खून बहने लग जाता है और वो ये देखकर जल्दी से रोकने की कोशिश करती है पर बिल्कुल भी नहीं रुक रहा होता है। फिर वो काफ़ी परेशान हो जाती है और रोने भी लगती है और अपने आप को आईने में देखकर अपसेट हो रही होती है। फिर इतने में स्टाफ उसे आवाज़ देते हुए यहाँ पर आती है तो शाव जल्दी से अपने आंसू पोंछ लेती है। स्टाफ उसे बताती है कि मिस्टर वैन अभी भी चेंजिंग रूम में ही है और तैयार हो रहे हैं। तो शाव भी कहती है कि उसे भी बोल देना कि मैं रेडी नहीं हूँ और ये वेडिंग ड्रेस जो ख़राब हो गया है इसकी मैं पैसे भर दूँगी। और वो पूछती है कि यहाँ पर क्या वेडिंग ड्रेस के अलावा कोई और भी टाइप की ड्रेसेस है। फिर वो उसे कहानी बताती है कि उसे क्या ड्रेस चाहिए और फिर शाव अपने हाई स्कूल टाइम वाली लुक में तैयार हो जाती है, हाई स्कूल वाली ड्रेस भी पहनकर। और फिर जब वो वैन को देखती है तो कहने लगती है कि तुम ऐसे ओल्ड तरीके की कैसे बन गए। फिर वो उसे कहने लगती है कि ये बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं है, समझे, तुम्हें पता है तुम कितने अगली लग रहे हो ऐसे। और फिर दोनों यहाँ पर रोने लग जाते हैं और एक दूसरे को हक करते हैं और शाव से कह रही होती है कि अगर अभी मैं मर भी गई ना तो मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं होगा। फिर इतने में वो बेहोश हो जाती है तो वैन उसे तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर जाता है। फिर डॉक्टर लिन यहाँ पर शाव से मिलने गई होती है तो शाव पूछती है कि क्या मेरी बीमारी और भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो लिन कहती है कि क्या तुम हर दिन ऐसी बैड न्यूज़ सोचती रहोगी, थोड़ा अच्छा भी सोचा करो। तुम क्या चाहती हो कि वैन की ये रिसर्च फेल हो जाए। उसे कहती है कि तुम्हारी रिपोर्ट बिल्कुल सही है, तुम्हें बस अपना हर वीक चेकअप के लिए आना होगा, ठीक है। फिर इतने में यहाँ पर वैन भी शाव के लिए सूप लेकर आया होता है और वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम जो अभी बेहोश हुई थी वो कोई बड़ी बात नहीं है और ये साइड इफ़ेक्ट था जो कि कंट्रोल हो जाएगा। और फिर वैन शाव को सूप पिला रहा होता है और उसे बताने लगता है कि मैंने वेडिंग फ़ोटो शूट के लिए बात कर लिया हूँ, अभी हम लोग कुछ दिन बाद ही वेडिंग फ़ोटो शूट के लिए जाएंगे। तभी लेनो से कहती है कि वैन मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। तो शाव फिर उसे कहती है कि बाकी का मैं खुद पी लूँगी, तुम जाओ बात कर लो। तो वैन फिर डॉक्टर लिन के साथ बाहर जाता है तो लिन उसे फिर अपने डैड यानी कि डायरेक्टर से मिलवाने के लिए लेकर आती है। और फिर यहाँ वैन का जो कलीग है वो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगता है और ख़ुद का वो नेम क्लियर करने की कोशिश कर रहा होता है
तो लिन फिर कहने लगती है कि आप झूठ बोलना बंद करो, तुमने ही डॉक्यूमेंट्स बदल दिए थे वैन को फंसाने के लिए। और इसके लिए फिर डायरेक्टर भी यहाँ पर वैन से माफ़ी मांगते हैं कि उनसे गलती हो गई, उन्होंने उसे गलत समझे, लेकिन अब उसका नेम क्लियर हो गया। तो वैन भी कह रहा होता है कि उसकी हॉस्पिटल में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने पेशेंट को संभालने की वो पूरी करेगा। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि शाओ यहाँ डॉक्टर लिन के पास बहुत सारा खाना लेकर पहुँचती है और बताने लगती है कि मैंने ये अपने रेस्टोरेंट से ऑर्डर करी और ये सारा खाना तुम्हारे लिए। तो लिन कह रही होती है कि तुम क्या कर रही हो। शाओ कहती है कि तुम्हें मेरे ऑब्वियस इंटेंशन दिख नहीं रहे, मैं तुम्हारी फ्रेंड बनने की कोशिश कर रही हूँ। और वो उसे चॉपस्टिक भी पकड़ाती है। तो लिन कहती है कि कहीं इसमें जहर तो नहीं मिला होगा ना। तो उसे यकीन दिलाने के लिए शाओ यहाँ पर वैन को देखकर उसे भी साथ बैठा देती है और उसके मुंह में खाना डालकर वो उसका मुंह घुमा देती है और कहती है कि देख लो कोई जहर नहीं है इसमें। लिन कहती है कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट टाइम हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई थी, तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगी। शाओ कहती है कि मुझे पता है, इसलिए तो मैं बोल रही हूँ कि अब तुम खाना खाओ। और वो जाने लगती है। तो वैन भी फिर लिन को कहता है कि मैंने टेस्ट कर लिया था, इसमें कोई जहर नहीं है, तो तुम खा सकती हो। फिर दोनों को खाते देखकर शाओ यहाँ से अपना चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि लिन जहाँ जहाँ पर भी जाती है शाओ वहाँ पर उसे फॉलो करते हुए पहुँच जाती है और उससे पूछ रही होती है कि उसे क्या क्या चीज़ें पसंद है, जिसे वो नोट कर रही होती है। और वो उससे बताती है कि मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम मेरी लव राइवल हो ना, तो मुझे अपने दुश्मन के बारे में सब पता होना चाहिए। और ऐसे वो लिन को जहाँ जाए वहाँ परेशान कर रही होती है। तो लिन भी उससे तंग आ जाती है। फिर जब वो अपना बाहर बैठी होती है तो शाओ यहाँ पर भी पहुँच जाती है। लिन कहती है कि तुम ये सब कर क्या रही हो। तो शाओ कहती है कि मैं बस तुम्हारी फ्रेंड बनना चाहती हूँ। और वो इस बार भी उसे कुछ क्वेश्चन करके अपना जा रही होती है। तभी वैन उसे देख लेता है और वो उसे पूछता है कि क्यों ना हम लोग शादी कर ले। तो इस बात का शाओ जवाब नहीं देती और चली जाती है। और फिर इसके बाद शाओ ने प्लानिंग करके लिन को भी और अपनी फ्रेंड को साथ में घर पे यहाँ मूवी देखने के लिए बुलाई होती है। और फिर ये लोग बाहर कैंपिंग करने भी जाते हैं और बारबेक्यू वगैरह खा रहे होते हैं। सूजी इस बारे में शाओ से पूछ रही होती है कि तुम्हारी एक नई फ्रेंड बन गई है और तुम मुझे भूल चुकी हो। तो शाओ कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम तो हमेशा मेरी बेस्ट फ्रेंड होगी। तभी इतने में सूजी उसे डिस्कस करने लगती है कि लेकिन तुम्हें लगता नहीं है कि लिन और वैन आपस में क्या कर रहे हो उधर बात करके, मुझे तो शक हो रहा है, क्या तुम्हें शक नहीं हो रहा। तो शाओ कहती है कि रुको मैं देख कर आती हूँ। और फिर वो साइड में जाकर उन लोग की बातें सुनने की कोशिश करती है। और फिर वो तो यहाँ पर उन लोग के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करी होती है ताकि वो दोनों साथ रहें। और इस बारे में लिन को भी पता लग जाता है और वो वैन से यही चीज़ कह रही होती है। फिर ये लोग यहाँ पर फायरवर्क्स भी चलाते हैं और इन्जॉय करते हैं। तभी अचानक से शाओ के नाक में से खून बहने जा रहा होता है। तो वैन जल्दी से उसके पास टिश्यू लेकर भागता है। तो वो उसे टिश्यू ले लेती है और कहती है कि ये मैं खुद क्लीन कर लूँगी। और वो कहती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं सूजी के साथ हॉस्पिटल चली जाऊँगी। और वो फिर उसके साथ तुरंत ही यहाँ से कार में बैठकर निकल जाती है। तो वैन और लिन दोनों ही समझ गए होते हैं कि वो कैसे उन दोनों की जोड़ी बनाने की कोशिश कर रही है। सूजी और शाओ जब कार से जा रहे होते हैं तो शाओ से ये भी बताती है कि उसने वैन की ड्रिंक में मेडिसिन भी मिला कर आई है ताकि वो दोनों साथ होके रहे। सूजी उसे चिल्लाने लगती है कि क्या तुम पागल हो चुके हो। तो भी यहाँ फिर शाओ रोने लग जाती है। तो शाओ फिर रोते हुए बताने लगती है कि मैं नहीं चाहती कि जब मैं उसे छोड़कर जाऊँ तो फिर वो अकेला पड़ जाए, मैं उसकी एक अच्छी लव रिलेशनशिप चाहती हूँ ताकि वो खुश रहे। वो रोते हुए कहने लगती है कि मुझे भी डर है कि मैं अकेले ओल्ड हो जाऊंगी। दूसरी तरफ वैन यहाँ लिन को बता रहा होता है कि उसने जो ड्रिंक में मिलाई थी उसने वो पिया ही नहीं क्योंकि उसे सब पता था। और लास्ट टाइम जब वो उसके साथ वेडिंग ड्रेस शूट के लिए गया था तो उसने पहले ही देख लिया था कि शाओ का उस दिन भी कैसे खून बह रहा था और वो कितनी ज़्यादा परेशान थी। तो वो उसके सामने गया ही नहीं था और उसने स्टाफ को भेजा था उसे झूठ बोलने के लिए कि वो वेडिंग ड्रेस अभी भी ट्राई कर रहे हैं। अब यहाँ पर वो लिन को समझा रहा होता है कि तुम शाओ को इस बारे में बिल्कुल मत बताना, मैं चाहता हूँ कि वो बस अपने ट्रीटमेंट पे फोकस करे। तो इस बात पर लिन उसे चिल्लाने लगती है कि उसकी कंडीशन के बारे में उसे अच्छे से पता होना चाहिए और उसे नहीं पता तो क्या हुआ, हम तो डॉक्टर्स हैं, हम लोग प्रोफेशनल हैं। तो तुम्हें ये चीज़ अच्छे से जानते हो कि उसके जाने के बाद फिर तुम अपनी पूरी लाइफ में रिग्रेट करने वाले हो। तो वैन इसे समझा रहा होता है कि शाओ जो भी चीज़ें करना चाहती है मैं उसमें उसका साथ दूंगा और तुम इस बारे में उससे बताना मत। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि लिन यहाँ पर शाओ को उसकी रिपोर्ट दे रही होती है और कह रही होती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं और वैन तुम्हारा साथ देंगे। तो शाओ कहती है कि हाँ तुम दोनों तो परफेक्ट मैच हो। लिन सोचती है कि सच में दोनों जन अपने बीच में मुझे घसीट रहे। फिर लिन शाओ का व्हील चेयर पुश करते हुए उसे वार्ड में ले आती है। तभी एक बच्ची यहाँ पर अपनी चीज़ें फेंक रही होती है तो उसकी मॉम इन लोग से सॉरी कहने लगती है। तो शाओ उस बच्ची की डॉल रिटर्न करती है और कहने लगती है कि कोई बात नहीं, वो भी तो आखिर छोटी सी पेशेंट है। फिर लिन शाओ को यहाँ बैठा कर जाने लगती है कि उसे कुछ काम भी है। फिर तभी इतने में यहाँ पर वैन शाओ से मिलने आया होता है। तो उस पेशेंट की मॉम को लगता है कि आप यहाँ पर मेरी बच्ची से मिलने आए, आप कितने अच्छे डॉक्टर हैं जो इतना लेट के बाद भी चेकअप करने आते हैं। तो फिर वो बताता है कि नहीं मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था, वो भी इसी वार्ड में है ना। और वो शाओ की तरफ देख रहा होता है।
तो शाओ कह रही होती है कि मैं कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। तो वो उससे आकर मनाने लगता है और लेडी को बताता है कि वो बस मुझसे गुस्सा हो गई ना, तो इसलिए मना रहा हूँ। तो फिर वो भी ये देखकर हंसने लगती है और कहती है कि आप लोग आराम से अपना बातें करो, मैं अपनी बेटी के लिए खाना गर्म करने जा रही हूँ। फिर वो चली जाती है और यहाँ पर वैन शाओ को बता रहा होता है कि तुम्हारी सीटी और पैथोलॉजी रिपोर्ट आने वाली है, तो तुम बस इंतज़ार करो, मैं लेकर आता हूँ। फिर वो अपना बाहर चला जाता है और शाओ देख रही होती है कि वो बच्ची कैसे रोई जा रही है। तो वो सोचती है कि वो भी तो आखिर छोटी सी पेशेंट है ना, जो कि अभी अपने आप को समझ नहीं पा रही है। फिर वो उसके ब्लैंकेट के अंदर घुस जाती है और कहने लगती है कि तुम्हें पता है तुम्हारी तरह मेरे पास भी बाल नहीं है। तो फिर वो बच्ची कहती है कि सिस्टर आप झूठ बोल रही हो, आपके पास तो बाल है। तो फिर वो अपना कैप निकाल कर उसे दिखाती है कि देखो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरे पास भी बाल नहीं है। तो फिर उस बच्ची को यकीन आता है और वो कहती है कि लेकिन मॉम डैड ने तो मुझसे झूठ बोला, उन्होंने कहा था कि मेरे बाल वापस आ जाएंगे, पर इतने टाइम हो गए अभी तक आए नहीं। तो शाओ कहती है कि अभी हमारी बीमारी ठीक नहीं हुई ना, जब ठीक हो जाएगी तो सच में बाल वापस आ जाएंगे। तो उस बच्ची को यकीन आ जाता है और वो लेकिन शाओ को प्रॉमिस करवाती है और शाओ इसे अपनी और वैन की टकली वाली फ़ोटो भी दिखाती है और कहती है कि देख लो डॉक्टर वैन के भी बाल नहीं है, और फिर जब हम सभी ठीक हो जाएंगे ना तो हम सभी के बाल वापस आएंगे। फिर वो बच्ची बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और इतने में उसकी मॉम वापस आती है। तो वो कहने लगती है कि मॉम अब मैं खाना खाऊंगी। तो फिर उसकी मॉम यहाँ पर शाओ को थैंक्स बोलने लगती है कि उसने उसे कंफर्ट कर दी। फिर जब वैन वापस आता है तो शाओ से टीज करने लग जाती है कि उसका वीक घट गया और उसका टकला दिख रहा है। तो वैन जल्दी से अपने सर पे हाथ रखता है और ये देखकर फिर वो बच्ची और शाओ दोनों ही हंसने लग जाते हैं। इसके बाद वैन इन लोग को गुड न्यूज़ सुनाता है कि उसकी रिपोर्ट आ गई है और उसका कैंसर सेल स्प्रेड नहीं हो रहा है, जिसका मतलब है कि अभी वो डिस्चार्ज हो सकती है और अपना स्कूल भी वापस से ज्वाइन कर सकती है। तो फिर वो बच्ची तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और शाओ के साथ मिलकर यहाँ पर स्कूल जाने की तैयारी कर रही होती है। तो शाओ भी फिर उसे समझा रही होती है कि स्कूल जाने के बाद तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी है और टाइम पर अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर इसके बाद बारिश में शाओ अम्ब्रेला लेकर बाहर घूम रही होती है। तो वैन उसे कोर्ट से कवर करने आता है। तभी वैन उसे समझा रहा होता है कि आउटकम चाहे जो भी है, मैं तुम्हारे साथ आखिरी दम तक साथ में रहूँगा। फिर हॉस्पिटल में यहाँ शाओ से मिलने के लिए उसका छोटा भाई आया होता है, तो उसे देखकर वो खुश होती है और फिर रात में वो उसी बच्ची के साथ सोती है और दोनों यहाँ स्कूल के बारे में बातें कर रहे होते हैं। और फिर शाओ यहाँ उस बच्ची से बात करते हुए उसे सुलाने में मदद करती है। और फिर जब वैन यहाँ पर आता है तो वो उस बच्ची को उसके वॉर्ड पर लेटा देता है और उसकी जगह फिर यहाँ पर वो शाओ के साथ आके लेट जाता है और उसे कह रहा होता है कि तुम अब मुझे अपने से दूर करने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं कहीं दूर नहीं जाने वाला हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही रहने वाला हूँ। तो फिर शाओ बहुत ज़्यादा खुश होती है और दोनों हक करते हैं। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि वो बच्ची यहाँ पर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही होती है और शाओ से बाहर तक छोड़ने जाती है और उसके मॉम डैड भी यहाँ पर शाओ और वैन को थैंक्स कर रहे होते हैं और वो इन दोनों को ही स्कार्फ देकर जाती है कि उसकी मॉम ने उन दोनों के लिए ख़रीदे, उन्हें थैंक्स करने के लिए। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि वो बच्ची बहुत ज़्यादा खुशी खुशी अपने स्कूल को ज्वाइन करती है और जब वो स्कूल जा रही होती है तभी रास्ते में उसका सर दर्द होता है और फिर उसका बहुत ज़्यादा खून बहने लग जाता है और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। उसके मॉम डैड ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और जल्दी से उसे कार में बैठा कर लेके जाने लगते हैं। और फिर ये लोग जब उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वैन उसकी सर्जरी कर रहा होता है और बाहर ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं और फिर वैन आकर उन्हें बताता है कि वो अब मर चुकी है। तो ये सुनकर उस बच्ची के मॉम डैड भी रोने लग जाते हैं और शाओ को भी फिर बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होता है और वो उसे याद कर रही होती है। फिर उस बच्ची की बॉडी जब क्लीन करी जा रही होती है तो उसकी मॉम वहाँ हेल्प करने पहुँच जाती है और कहती है कि ये मैं खुद कर लूँगी। और फिर वो ये सब करते हुए रो रही होती है और बाहर उस बच्ची के डैड भी बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। वैन को भी बहुत ज़्यादा धक्का लगता है और वो घर आने के बाद बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है और इसी बारे में सोच सोच कर ही रो रहा होता है कि एक दिन शाओ भी उसे छोड़कर चली जाएगी। फिर वैन उसे मिल नहीं रहा होता है तो शाओ से ढूंढते हुए उसके घर पहुंच जाती है और उसके डोर पे वो नॉक करके कहती है कि मुझे पता है तुम यहाँ पर हो और मुझे पता है कि तुम मेरी वजह से सैड हो। वो डोर नहीं खोल रहा होता है तो कैसे भी वो खोल कर अंदर आ जाती है और उसे कहने लगती है कि तुम ऐसे कैसे लॉक कर सकते हो। यहाँ वैन उसे ड्रंक होने के बाद यही सब कह रहा होता है कि तुम जब मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मेरा क्या होगा, फिर मैं आखिर अकेले थोड़ी ना जिंदा रहूँगा, मैं भी मर जाऊँगा। शाओ फिर इस बात पर गुस्सा हो जाती है और ज़बरदस्ती उसे और ड्रिंक कराने लगती है और कहती है कि देख लो मरने का क्या एहसास होता है। और वो गुस्सा होकर फिर जा रही होती है तो वैन उसे रोकता है और उसे समझाता है कि ये उसके साथ बहुत ही अनफेयर है और वो रोए जा रहा होता है। तो शाओ कहती है कि क्यों ना हम शादी कर लें, तो इस पर वैन खुश होकर हाँ बोलता है। फिर नेक्स्ट डे शाओ वैन के साथ मिलकर उस बच्ची की ग्रेव पर गई होती है और यहाँ पर वो कह रही होती है कि ये जगह कितनी अच्छी है ना, मेरे मरने के बाद मुझे भी यहीं पर ही गाड़ना। इस बात से वैन गुस्सा हो जाता है और तुरंत यहाँ से चला जाता है। तो शाओ कहती है कि अरे गुस्सा मत हो, मैं तो बस ऐसी बोल रही थी। और फिर वो यहाँ से उसे ढूंढते हुए जाने लगती है
और इमेजिनेशन में वो देख रही होती है कि जब वो ओल्ड हो जाएगा तो वो उसे ऐसी ग्रेव पर मिलने आया करेगा। और फिर वैन यहाँ शाओ को अपने साथ लेकर जाता है और दोनों यहाँ पर शाओ के मॉम डैड के रेस्टोरेंट आए होते हैं। तो शाओ के मॉम डैड इस बारे में वैन से पूछ रहे होते हैं कि क्या वो सच में श्योर है और इस महीने की 10 तारीख को वो शाओ से शादी करना चाहता है। तो वैन कहता है कि मैं पूरा श्योर हूँ, मुझे पता है कि ये मैं जल्दी में कर रहा हूँ। और फिर वो यहाँ शाओ को बैठाता है और उसे दिखाता है कि उसने अपनी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट और जो भी उसकी कार्ड वगैरह है वो सब उसे वो दे रहा होता है। तो शाओ के मॉम डैड तो बड़े खुश होते हैं इन दोनों की शादी को लेकर। और फिर हम देखते हैं और फिर शाओ और वैन की लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही होती है। और शाओ की फ्रेंड उसे गुड न्यूज़ सुनाती है कि जो उसने ड्राइंग बनाई थी ना, उसने उसकी बुक पब्लिश करवा दी है। तो वो काफ़ी फेमस भी हो चुकी है और उसे इस पर पैसे भी मिले। तो शाओ बहुत ज़्यादा खुश होती है। और फिर हम देखते हैं कि वैन और शाओ की शादी वाला दिन आ जाता है और दोनों की वेडिंग सेरेमनी अच्छे से हो जाती है। और इस तरीके से वैन शाओ की हर विशेष पूरी करता जा रहा होता है और दोनों साथ बहुत ही खुश होते हैं, बहुत सारी जगह पे घूमने भी जाते हैं और बहुत सारी वीडियोस भी बनाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि 2038 में फिर शाओ की मौत हो जाती है और वो बस वैन को हक करते हुए उसे बाय करते हुए चली जाती है। वैन फिर बस उसके लिए रोता रह जाता है और उसके जाने के बाद फिर वो उसकी याद में उसकी सारी वीडियोस देख रहा होता है। शाओ के जाने के बाद उसकी पूरी फैमिली उसके ग्रेव पर गए होते हैं और ये लोग उसका फ्यूनरल अटेंड करते हैं। और इस तरीके से फिर 10 साल बीत जाते हैं और 2047 आ जाता है और वैन अभी भी शाओ को याद करते हुए उसकी ग्रेव पर गया होता है और इतनी बर्फ़ वाली ठंडी में वो यहीं पर ही बैठे बैठे मर जाता है। और वैन बस फिर शाओ की सोल को याद कर रहा होता है और अब वो लोग मरने के बाद साथ हो गए होते हैं। और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।